सेना ने बनाया चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान। चीन की नापाक हरकतों की खुफिया निगरानी के लिए पहली बार एलएसी पर बनेगी बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट। लद्दाख से अरुणाचल तक बनेगी इंटेलिजेंस पोस्ट, जहां चीनी सेना की हर चालाकी पर पैनी नजर रहने वाली है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों से चीन बाज नहीं आता है, उसी को लेकर के लेकिन अगली खबर पहले आपको बता दें कि अफगान दूतावास बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को भारत तालिबान नजदीकी का डर अब सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं। भारत को लेकर तालिबान का नजरिया सॉफ्ट है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के जहन में अब डर पैदा हो रहा है। भारतीय दूतावास में टेक्निकल मिशन फिर से खोला गया। तालिबान की चाहत है कि भारत विकास प्रोजेक्ट शुरू करे। प्रिया, बिल्कुल, और ऑफिशियल रूप से भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। और उसके बाद जिस तरीके से दूतावास बीते रोज बंद हो गया था और उसके बाद अब पाकिस्तान को टेंशन हो रही है। आगे बढ़ते टीएमसी प्रोटेस्ट का दूसरा दिन आज है। आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस का अभिषेक बनर्जी पर हमले का आरोप है। सुरक्षा बलों ने हमले की कोशिश की, टीएमसी का कहना है। बिना परमिशन प्रोटेस्ट किया है टीएमसी ने। मनरेगा हाउसिंग स्कीम को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन हमने देखा था कि कल बड़ी संख्या में जो तमाम टीएमसी के वर्कर्स थे राजघाट पर वो एकत्रित हुए थे और को लेकर के वो विरोध जाहिर किए थे। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, इस पूरे मसले पर सियासत बेहद तेज और टीएमसी जो प्रोटेस्ट कर रही है उस पूरे मामले में आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ पर लिखा है कि अभिषेक बनर्जी अटैक्ड ड्यूरिंग मेगा मनरेगा प्रोटेस्ट, टीएमसी एलिजेस कॉन्स्पिरेसी। टीएमसी का कहना है कि दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी हुई है उनके खिलाफ और ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने पूरे मामले में क्या कहा, कैसे उन्होंने आरोप लगाया, वो आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। तरीके से आज उन्होंने जोर जबरदस्ती, खास करके पत्रकारों के साथ भी जिस तरीके से वो लोग पेश आए या मिसबिहेव किए या मैनहैंडल किए, उससे ये साफ पता चलती है कि बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। देखिए साक्षी, कैसे अभिषेक बनर्जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हमने बुलवाया था मनरेगा को लेकर के, उसके वजह से वहाँ पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया है। उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगाया है। और लेकिन अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में सियासत कितनी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि देखिए केंद्र की तरफ से हम बात करें तो अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मसले पर ममता सरकार को घेरा है। बिल्कुल प्रिया, और इसके साथ में अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली चीज तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। इस बीच अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से आपने बताया निशाना साधा, महात्मा गांधी के नाम पर योजना में भी घोटाला हो रहा, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया, इस बीच क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप तो कुछ काम नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ लीपापोती कर रहे हो और इसी वजह से करप्शन को छिपाने के लिए आपने अपने नेताओं को दिल्ली में उतार दिया है ताकि वो प्रदर्शन करें और कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाएं। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, पूरा जो मसला है वो फंड से जुड़ा हुआ है। मनरेगा जो योजना चलाई जा रही है और ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं उसके फंड को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार केंद्र हमें वो फंड क्यों नहीं दे रहा। केंद्र का कहना है कि इस पूरे मामले में दरअसल करप्शन हो रहा है। तो बापू के नाम पर भी जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भी आप लोग करप्शन कर रहे हैं, आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये यहाँ पर बीजेपी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से तल्खी बढ़ती हुई और इस पूरे मसले पर आमने सामने टीएमसी और बीजेपी इस वक्त हमें नजर आ रही है। आयुषी, और बिल्कुल देखिए, बात करते हैं गोरखपुर में सीएम योगी ने क्या कहा। संत का अपने आप व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, संत का जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित, और यह एक नया भारत है। सीएम योगी के द्वारा कहा गया है हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए संकल्प पत्र है। क्योंकि कल आप सुन भी रहे थे योगी आदित्यनाथ को अपने संबोधन में तमाम बातें उनके द्वारा कही गई थी। आगे क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको वो सुनाते हैं।
एक संत का जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है और देश और धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म का हेतु ही है सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग, विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना और पारलौकिक जीवन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना को भी उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ाना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, गोरखपुर दौरे पर वो मौजूद रहे। इस बीच क्योंकि गांधी जयंती थी, उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया और साथ साथ में संतों की भूमिका देश के प्रति क्या कुछ है इसके ऊपर उन्होंने कहा। इस बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के बाद में इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कल इस हत्या की खबर मिलती है जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है जमीनी विवाद के चलते। एक ही परिवार के सारे 6 लोग बताए जा रहे हैं। अब फिलहाल पुलिस महकमे में भी इसको देखकर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। एक्शन मोड में सभी पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इसके ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा ट्वीट किया गया, एक्स के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। सीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए हैं। आप देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ में है। इसके साथ साथ में उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ये जिक्र किया। आखिरी लाइन में आप देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई के तुरंत यहां पर निर्देश, आदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। और चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के जालंधर में 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या का पूरा मामला है। घर में पड़े टैंक में बच्चों के शव मिले हैं। दूध में कीटनाशक मिलाकर पिलाया गया था। हालांकि देखिए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पिता ने कहा है कि गरीबी के चलते उन्होंने अपनी ही बच्ची को मार डाला है। ये बड़ी खबर देखिए जिससे अगर मौके की बात की जाए तो डर है, लोगों के अंदर दहशत है। इस पूरे मामले को आने के बाद में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक बाप कैसे अपनी बेटी को मार सकता है सिर्फ इस वजह से, गरीबी की वजह से। जो प्रतिक्रिया हालांकि पिता की आई है और देखिए तत्परता भी इसमें पुलिस प्रशासन की देखने को मिली है, क्योंकि पूरा मामला सामने के आने के बाद में ही प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में था और आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि देखिए गरीबी की वजह से उन्होंने अपनी ही बच्ची को मार डाला। दूध में कीटनाशक पिता ने मिलाया था और उसके बाद में प्रिया निंदनीय घटना। बिल्कुल, और दूसरी खबर भी पंजाब से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए पंजाब में मुख्यमंत्री वर्सेस गवर्नर हो चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप जरा समझिए, क्योंकि पटियाला में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्यपाल ने 50,000 करोड़ कर्ज का हिसाब मांगा है, मेरे पास सब जवाब है और मैं दूंगा भी, ये मुख्यमंत्री का कहना था। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जहाँ पर अगर दूसरे दल की सरकार हो और राज्यपाल के बीच में तनातनी देखी गई हो। ताज़ा उदाहरण आपके पास दिल्ली का भी है जहाँ पर तल्खियाँ काफ़ी बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा देखने को मिलता है और अब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भी राज्यपाल और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दरअसल मुझसे तो हिसाब मांगा गया है और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास सारा हिसाब है, लेकिन अब मिलाकर के कुल मिलाकर के हम देखें तो तल्खी एक बार फिर से दोनों के रिश्तों में हमें नजर आएगी और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये और कौन सा मोड़ लेती है साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और इससे पहले हमने लेटर वॉर भी देखी थी दोनों के बीच में और इसी कारणवश ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से INDIA गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है वो INDIA गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब बात उस खबर की जो कि काफी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री स्टालिन की बेटी ने पूजा की है। ये देखिए तमाम जो न्यूज़पेपर से उन्होंने प्रमुखता के साथ तो इस खबर को उठाया ही है, साथ ही साथ ये तस्वीर भी है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मुख्यमंत्री स्टालिन की बेटी ने यहाँ पर पूजा की। बेटे ने ये कहा था कि सनातन धर्म डेंगू जैसा है, तो क्या चल रहा है इस वक्त, ये सवाल उठता है। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की जो बेटी हैं जिनका नाम है सेंथ मराई, वो यहाँ पर पहुँचती हैं मयिलादुथुराई जिले के सिरकाजी में और यहाँ पर उन्होंने सत्यनाथर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की है। उदयनिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट सामने आया था, MK स्टालिन के बेटे हैं, वहाँ पर मंत्री हैं, उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया था और उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया जैसा है। लेकिन अब क्या बेटी वहाँ पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इमेज को साफ करने की कोशिश कर रही है, पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रही है, जो कि अपने आप में सवालों को जन्म देता है कि आखिरकार वहाँ की पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल प्रिया, हेडलाइंस का क्योंकि हम जिक्र करें, दैनिक भास्कर में इसी फोटो को फ्रंट पेज पर दिखाया गया है और यही सब बातें लिखी गई है जिसका आप जिक्र कर रही थी और ये बड़े सवाल खड़े करता है कि जब
इस तरीके का बयान दिया जाता है और उसके बाद बहन पूजा अर्चना करती हुई नजर आती है। और चलिए बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लगातार जागरूकता ला रही है। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक और अहम घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए तक बीमा की प्रीमियम राशि भुगतान अब राज्य सरकार वहन करेगी। और इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। दरअसल हरियाणा सरकार अब तक 5 लाख रुपए के लिए बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान कर रही थी। अब पत्रकारों के लिए अब से 10 लाख रुपए तक बीमा की राशि के प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं 20 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि का 50% सरकार खर्च वहन करेगी। पत्रकारों की मांगों पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उचित मांगों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका है। आजादी से पहले भी पत्रकारिता ने देशवासियों में जन जागरण का काम किया था। पत्रकारिता के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया गया था। एक प्रकार से मीडिया में बैठ करके आप सभी बातों का जो विचार करेंगे, एक मीडिया का अपना एक जैसा कहा जाता है कि इट्स 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, उस प्रकार की भूमिका है नहीं तो एक समय था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कितने ही ऐसे बड़े बड़े हमारे जो ऐसे लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई यानी देश की आज़ादी के आंदोलन में। चाहे उसके अंदर पंडित नेकीराम शर्मा रहे हों, पंडित श्री राम शर्मा रहे हों, उसमें लाला हरदेव सहाय हों, बालमुकुंद गुप्ता जी हों, एक बंधु छोटूराम जी का नाम उसमें है, डॉक्टर मंगल सेन जी भी पत्रकारिता के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, हमको सबको मालूम है। तो इस नाते से कितनी ही पत्र पत्रिकाएं, चाहे वो दैनिक पत्र होते थे, चाहे वो साप्ताहिक पत्र थे, मासिक थे, कोई पत्रिकाएं थी, इनके माध्यम से जन जागरण वो करते रहते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पत्रकार नागरिकों में देशभक्ति का भाव जगाते हैं। सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं दे रही है। मासिक पेंशन के साथ ही सरकार की तरफ से परिवहन विभाग की बसों में 4000 किलोमीटर तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने पत्रकारों की पेंशन को डीए के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, पत्र पत्रिकाओं ने हमेशा समाज में जन जागरण का काम किया है। वहीं हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के फ्रेंडली के रूप में और हमारी सरकार ये काम कर रही है। जब भी कोई विषय आया है उसको हमने किया है। उस समय हमने पेंशन की घोषणा की थी, आपको याद है। तो ऐसे 176 मीडिया कर्मी इस समय भी जो है पेंशन ले रहे हैं। 1262 कुल मिलाकर के एग्रीगेटेड पत्रकार हरियाणा में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आयोजित राहगिरी अपनी राहें अपनी जिंदगी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। सीएम ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि वो जीवन में नशे से दूर रहें, देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल लाडौत के विद्यार्थियों के मलखम की तारीफ की। साथ ही गुरुकुल को अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों को धाकड़ बताया। कहा कि हरियाणा के वीर जवान पूरी मेहनत लगन से हर काम को करते हैं। भाई हमारे हरियाणा का किसान धाकड़, जवान धाकड़ और ये पहलवान भी धाकड़। मेरे युवा साथियों, हमारी बहनों, हरियाणा का युवा एक चमकता हुआ सितारा इस प्रदेश को तो आगे बढ़ा ही रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी पूरा इसका योगदान है। हम हरियाणा की आबादी भले ही 2.5% है, 2% है देश की, लेकिन हमारे यहाँ के जवान 11% सेना में हमारे जवान है हरियाणा के। और खेलों का कमाल तो हम देख ही रहे हैं। देश भर में जितने खिलाड़ी
चाहे विदेशों में जाते हैं, चाहे अपने देश की धरती पर खेलते हैं, 1/3 से ज्यादा चाहे खिलाड़ियों की संख्या हो और चाहे मेडलों की संख्या हो, 1/3 से ज्यादा हरियाणा के लोग लेके आते हैं भाइयों बहनों। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने पर सुहाना सैनी को राहगिरी कार्यक्रम के मंच से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अन्य युवा भी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर जीवन में उच्च मुकाम को हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।